हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे और डिस्कस करेंगे। व्यापार और भूमंडलीकरण, इसमें टाइम पीरियड क्या है कि ये 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में जो विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसकी भूमिका के बारे में पढ़ते हैं या भूमिका को जानते हैं कि आज के अर्थ जगत में वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत आने वाली विश्व बाजार की अवधारणा आधुनिक युग की देन है, परंतु वैश्विक बाजार के संदर्भ में इस व्यवस्था के संकेत प्राचीन काल से ही मिलने आरंभ हो चुके थे। प्राचीन भारत में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो है वो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था और इस व्यापार का जो केंद्र था वो दिलमुन जो कि अभी आधुनिक बहरीन है और मेलुहा जो कि मकरान के तट पर स्थित एक जगह का नाम है और एक बाजार जो है बड़ा व्यापारिक केंद्र ही था। और उस काल में विश्व का स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया नामक जो है बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा के क्रम में मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या पॉइंट्स है। तो पहले यहाँ पे है क्या है कि विश्व बाजार को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि विश्व बाजार क्या है कि विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहेंगे जहाँ विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, मतलब कि विश्व का कोई भी इंसान वहाँ आए उस बाजार में खरीदारी करने और उसको हर चीज़ जो है वहाँ पे अवेलेबल हो, उसको मिल जाए, है ना। और दूसरा वाणिज्यिक क्रांति किसे कहते हैं कि वाणिज्यिक क्रांति का अर्थ होता है कि व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा। इसका केंद्र यूरोप या इंग्लैंड था। तो यहाँ पे समझ गए कि विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से पूरे संपूर्ण विश्व तक पहुँच गया, पूरे विश्व तक पहुँच गया। और इसका शुरुआत कहाँ था, इसका केंद्र कहाँ था, यूरोप का इंग्लैंड था। तो वहीं से व्यापार वाणिज्यिक क्रांति की शुरुआत हुई, इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी कहते हैं। तो आगे यहाँ पे एक मानचित्र है, इतना क्लियर नहीं है लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें इस मानचित्र में दिखाया गया कि भारत को विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे। आगे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो है ना, उसी को क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन, इसका केंद्र इंग्लैंड में था और यह 1750 के बाद आरंभ हुआ था। औद्योगिक क्रांति या वाणिज्यिक क्रांति एक ही बात है। तो यहाँ पर है कि जो ये शहर है, कौन शहर, अलेक्जेंड्रिया नामक जो शहर था, उसमें क्या था, तीनों महादेश अफ्रीका, यूरोप और एशिया के व्यापारियों का केंद्र था। और इस शहर को लाल सागर के मुहाने जो कि वर्तमान मिस्र के उत्तरी क्षेत्र में है, महान यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलेक्जेंड्रिया शहर का बाजार आधुनिक समय में कैसा है, उसका एक चित्र दिया गया है यहाँ पे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि परंतु आधुनिक काल के उदय के साथ ही भौगोलिक खोजों, पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसी घटनाओं ने जिस वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया, सही मायने में विश्व बाजार का स्वरूप इसके बाद ही उभर कर सामने आया। इसका पूर्ण विस्तार जो है वो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया और इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसमें सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। तो ये अलेक्जेंड्रिया शहर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। विश्व बाजार का जो स्वरूप और विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले जानेंगे कि उपनिवेशवाद क्या था। कि उपनिवेशवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था इन देशों का आर्थिक शोषण करना। तो यहाँ विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार है कि 18वीं सदी के मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हुआ और ये कारखाने वाष्प इंजन से चलते थे और इस प्रक्रिया से वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी बढ़ा। उत्पादन के बढ़ते आकार के हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता हुई और तब इंग्लैंड ने उत्तर अमेरिका, एशिया, भारत और अफ्रीका की ओर अपना ध्यान खींचा। वहाँ उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल और बना बनाया एक बाजार भी मिला और इसी दो चीज़ों पर औद्योगिक क्रांति सफल होता, इसलिए इंग्लैंड पर इन प्रचुर संसाधनों पर स्थायी अधिकार का प्रयास जो है आरंभ किया। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इंग्लैंड ने क्या है, उत्तरी अमेरिका, एशिया में भारत, अफ्रीका की ओर अपना खींचा। मतलब ध्यान खींचा मतलब वहाँ से उनको क्या मिलता था, कच्चा माल मिलता था और बना बनाया एक बाजार भी मिला और इसलिए चीज़ों पर औद्योगिक क्रांति सफल
होता और इसीलिए इंग्लैंड इन प्रचुर संसाधनों पर स्थायी अधिकार का प्रयास आरंभ किया और इसे इससे उपनिवेशवाद नामक एक नवीन शासन प्रणाली का उदय हुआ या इसे ही उपनिवेशवाद कहा गया है। मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन इत्यादि बड़े नगरों का उदय इसी का परिणाम था, जहां वस्तुओं का उत्पादन भी होता था और विदेशों में वस्तुओं को बेचा भी जाता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी का विश्व बाजार ऐसा ही था कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड जो है एक व्यापारिक नगर था और इसको किस तरह से सुनियोजित तरीके से बनाया गया था। ये जायंट व्हील है इंग्लैंड का, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गिरमिटिया मजदूर होता है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि गिरमिटिया मजदूर, तो गिरमिटिया मजदूर क्या होता था कि औपनिवेशिक देशों के एक ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाते थे। इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों जैसे गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी, ट्रिनिडाद और टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया गया। तो गिरमिटिया मजदूर के बारे में भी कुछ एग्जाम्पल्स जो है कि बहुत फेमस है। जैसे अभी इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, उनके जो फोर फादर्स है वो भी क्या थे, वो भारत से ही गए हुए गिरमिटिया मजदूर थे। जो मॉरिशस के प्रेसिडेंट है वो भी भारत से ही उनका ओरिजिन है, यहाँ से गए हुए ही गिरमिटिया मजदूर है और वहाँ जाके बस गया। बाद में वो लोग वहाँ के राजनीति में अपना हाथ आजमाया और वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। तो ये घटना हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। तो गिरमिटिया मजदूर के बारे में हम लोग समझ गए कि क्या था। अब आगे पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप जो था वो विश्वव्यापी होता गया। इसने व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह, इन तीन आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचाने और वहां के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को कोने कोने में पहुंचाने तक सीमित था। श्रमिकों के प्रवाह के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि औपनिवेशिक देशों जैसे कि भारत से लोगों को निश्चित अवधि के लिए एक समझौता या अनुबंध के तहत यूरोपीय देश अपने यहाँ या फिर अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ले जाते थे और इन मजदूरों की मजदूरी जो है बहुत कम होती थी तथा इन्हें मुख्यतः कृषि कार्य या नकदी फसलों, गन्ना, चाय, तंबाकू के उत्पादन में लगाया जाता था और इसी तरह के मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर का नाम दिया गया। तो श्रमिकों को किस तरह से लिया जाता था, बड़े-बड़े पानी के जहाज़ों पे भरकर लेके जाया जाता था और यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं, देखिए ये बड़े-बड़े जहाज़ जिसमें श्रमिकों को बड़े पानी के जहाज़ों पर भरकर ले जाया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये श्रमिक है। आगे पढ़ेंगे कि पूंजी पलायन के अंतर्गत यूरोपीय देशों के उद्योगपति औद्योगिक क्रांति से प्राप्त भारी लाभों को अपने शासित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेल लाइन का निर्माण, खदान से कोयला निकालने, चाय, कॉफी, रबर, कपास जैसे नकदी फसलों के उत्पादन इत्यादि में बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया। इससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोप के साथ जुड़ गया और इस प्रकार इन प्रक्रियाओं ने यूरोप केंद्रित एक विश्वव्यापी अर्थतंत्र को जन्म दिया और इसी अर्थतंत्र को हम लोग विश्व बाजार की संज्ञा देते हैं। अब विश्व बाजार की उपयोगिता क्या थी? तो आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप का विश्वव्यापी होना आवश्यक था। व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मध्यम वर्ग तथा आम उपभोक्ताओं के हितों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप सुरक्षित रखता है। किसानों को अपने उपज का अच्छा रिटर्न या कीमत प्राप्त होता है क्योंकि बाजार जो है ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होता है। कुशल श्रमिक को विश्व स्तर पर पहचान तथा महत्व और आर्थिक लाभ इसी वैश्विक बाजार में प्राप्त होता है और रोजगार के नए अवसर भी इसी विश्व बाजार में सृजित होता है। आधुनिक विचार और चेतना के प्रसार में भी इसका बड़ा महत्व होता है। तो विश्व बाजार के क्या-क्या लाभ और हानि है कि विश्व बाजार ने व्यापार और उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया। व्यापार और उद्योगों के विकास ने पूंजीपति, मजदूर और मजबूत मध्यम वर्ग नामक तीन शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म दिया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय और विकास इसी के बाद हुआ और भारत जैसे औपनिवेशिक देशों का सीमित मात्रा में सही औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण विश्व बाजार के आलोक में ही हुआ। तो विश्व बाजार के लाभ क्या थे कि विश्व बाजार में व्यापार और उद्योग तीव्र गति से बढ़ा। व्यापार और उद्योग के कारण ही उद्योग के विकास ने पूंजीपति, मजदूर और मजबूत मध्यम वर्ग नामक तीन शक्तिशाली समाज को जन्म दिया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय हुआ और इसका विकास भी क्या हुआ, विश्व बाजार के बाद ही हुआ, है ना। तो यहाँ पे भारत का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भारत जैसे औपनिवेशिक देशों का सीमित मात्रा में सही औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण विश्व बाजार के आलोक में ही हुआ है। औपनिवेशिक देशों के रेल मार्ग, सड़क, बंदरगाह, खनन, बागवानी जैसे संरचनात्मक क्षेत्र का विकास हुआ और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कुछ नवीन फसलों का उत्पादन इसी का परिणाम था, जैसे तंबाकू, रबर, कॉफी, नील, गन्ना इत्यादि। और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दक्षिण अमेरिका, जो स्पेन का उपनिवेश था, और मैक्सिको में हुआ।
विश्व बाजार ने नवीन तकनीकी को सृजित किया और इन तकनीकों में रेलवे, वाष्प इंजन, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, बड़े जलपोत जो है महत्वपूर्ण रहे। इन तकनीकी ने विश्व बाजार और उसके लाभ को कई गुण बढ़ा दिया, जैसे कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 60% हिस्सा कृषि उत्पादों, खनन, कोयला और कपड़ा का था और शहरीकरण का विस्तार और जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि वैश्विक व्यापार का एक बड़ा लाभकारी परिणाम था। तो इसमें क्या है कि विश्व बाजार और उसके लाभ का जो टाइम पीरियड वो क्या था कि 1820 से 19 के बीच इसमें क्या था कि 25 से 40 गुना वृद्धि हो गई थी और संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 60% हिस्सा जो था कृषि उत्पाद, खनन, कोयला और कपड़ों का था। आगे पढ़ेंगे कि विश्व बाजार के क्या हानि थे। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं कि साम्राज्यवाद क्या होता है। कि साम्राज्यवाद जो था कि यूरोपीय देशों द्वारा एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों पर सैनिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त कर अपने प्रत्यक्ष अधीन में रखना और इसी प्रक्रिया को या इसी नियम को क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहा गया। तो विश्व बाजार की हानि में क्या है कि विश्व बाजार के फैलते स्वरूप ने यूरोपीय देशों में संपन्नता के एक नए दौर को पैदा किया, लेकिन इस संपन्नता के पीछे का सच जो था बहुत कड़वा था। विश्व बाजार ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के एक नए युग को जन्म दिया और साथ ही साथ भारत जैसे पुराने उपनिवेशों का शोषण और तीव्र हुआ। उपनिवेशों की अपनी स्थायी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जिसका आधार कृषि और लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग था, वो नष्ट हो गया। इन स्थानीय उद्योगों को यूरोपीय देशों ने व्यवस्थित नीति के तहत नष्ट किया, क्योंकि इसी पर उनकी औद्योगिक क्रांति जो है सफल होती है। व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता ने औपनिवेशिक लोगों की आजीविका को छीन लिया और इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे भारत का कपड़ा उद्योग। तो इसमें ये मुख्य हानि क्या था कि कृषि और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो है नष्ट हो गया और स्थानीय उद्योग जो यूरोपीय देशों में व्यवस्थित नीति के तहत नष्ट किया गया। और जब तक ये नष्ट नहीं होगा तो औद्योगिक क्रांति सफल नहीं होगा, तो इसको नष्ट करके औद्योगिक क्रांति को सफल किया गया। और क्या हुआ कि भारत में इसका क्या डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा कि भारत का कपड़ा उद्योग, जो कि प्राचीन काल से ही भारतीय व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा था, वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। 1800 ईस्वी में जहाँ भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा 30% था, कब, 1800 ईस्वी में, वहीं 1815 में घटकर सिर्फ 15% हो गया कि 15 साल में ही कितना डैमेज हुआ। और 1870 तक आते आते ये केवल 3% रह गया। और इसके ठीक विपरीत कच्चे कपास का भारत से निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5 से बढ़कर 35% हो गया था। तो यहाँ पे एक चित्र है कि प्रथम विश्व युद्ध में बर्बाद हो चुका जर्मनी का एक शहर का यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है कि किस तरह से ये उजड़ गया था। औपनिवेशिक देशों में विश्व बाजार ने अकाल, भूखमरी, गरीबी जैसे मानवीय संकटों को भी जन्म दिया। जैसे भारत में 1850 से 1900 के बीच कई बड़े अकाल पड़े, जिससे लाखों लोग मर गए। इस बाजार ने साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को यूरोपीय देशों के बीच पैदा किया, जिससे उग्र राष्ट्रवाद ने जन्म लिया और इन दोनों का विनाशकारी परिणाम जो था प्रथम महायुद्ध के रूप में सामने आया। और प्रथम विश्व युद्ध में मानवीय सभ्यता को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया और इसने विश्व के सामने एक ऐसा संकट पैदा किया जिसकी कल्पना जो है कभी विश्व ने नहीं की थी। तो 2 महायुद्ध जो हुए थे, वर्ल्ड वॉर हुए थे, उसके दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो प्रथम महायुद्ध ने यूरोप की जो अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया था। तत्कालीन विश्व अर्थतंत्र को नियंत्रित और संचालित करने वाला देश ब्रिटेन और उसके सभी आर्थिक केंद्र बिल्कुल नष्ट हो गए। यूरोप के इन महत्वपूर्ण अर्थतंत्र जर्मनी, फ्रांस और इटली इत्यादि भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसके ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका औपनिवेशिक देशों के अर्थतंत्र का काफ़ी विकास और फैलाव हुआ। जैसे-जैसे भारत में इस समय कपड़ा, जूट, खनन आदि क्षेत्रों का विकास भारतीय उद्योगपतियों के प्रयास से हुआ, टाटा, बिरला, गोदरेज, जमनालाल बजाज इत्यादि इसी विकास की उपज है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थिक मंदी क्या होता है। कि आर्थिक मंदी का अर्थ होता है कि अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास जो है अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रहे। इस स्थिति को हम लोग आर्थिक मंदी कहते हैं। तो प्रथम महायुद्ध के समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का गंभीर प्रयास किया गया, क्योंकि उस समय एकमात्र देश वही था जो यूरोप को पुनर्निर्मित कर सकता था। उसके प्रयासों से 1920 से 27 तक यूरोप और अमेरिका में आर्थिक प्रगति काफ़ी हुई। वहाँ नवीन तकनीकी की उन्नति के आधार पर नए उद्योगों का विस्तार काफ़ी हुआ और अमेरिका की अपनी प्रगति से उसके कंपनियों को काफ़ी लाभ हुआ और खुद उसकी सरकार को भी, जिससे वह यूरोपीय देशों को जो है कर्ज देने लगा। अमेरिका में तीनों क्षेत्र कृषि, आवास और निर्माण, मोटर कार उद्योग, निर्माण में क्या था कि मोटर कार उद्योग में काफ़ी प्रगति हुई, परंतु स्थिति लंबे समय तक नहीं चला और 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में गिर गया जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तो क्या होता है कि अमेरिका में भी आर्थिक मंदी आ गई थी। तो आर्थिक मंदी जो आ गई थी उसका कारण क्या था? तो सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें जो नया शब्द है उसके बारे में पता है कि शेयर बाजार। शेयर बाजार क्या होता है कि वैसा स्थान जहाँ व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण अलग अलग होता है या फिर बाजार मूल्य का निर्धारण होता है।
आर्थिक मंदी के क्या कारण थे कि 1929 के आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। प्रथम महायुद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया और उसके मुनाफे जो है बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ अधिकांश लोग जो थे गरीबी और अभाव में पिसती रहे। नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो कुछ उत्पादित किया जाता था, उसे खरीद सकने वाले जो लोग थे वो बहुत कम हुए। है ना? तो क्या हुआ कि जो नवीन तकनीकी का प्रगति हुआ और मुनाफ़े के कारण उत्पादन में क्या काफ़ी वृद्धि हुई। लेकिन उससे एक अलग तरह की स्थिति पैदा होगी कि जो कुछ उत्पादित किया जाता था, उसे खरीद सकने वाले लोग जो थे वो बहुत कम थे। यहाँ एक नया शब्द है सट्टेबाजी। सट्टेबाजी का क्या मतलब है कि कंपनियों में पूँजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना, इसको सट्टेबाजी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में क्या हुआ कि अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी और कृषि क्षेत्र में ये अति उत्पादन प्रथम महायुद्ध के बाद भी बना रहा, लेकिन उसे खरीद सकने वाले लोग जो है बहुत कम थे। इससे उन कृषि उत्पादों की कीमतें जो है गिरती गई। गिरती कीमतों से किसानों की आय घटने लगी, अतः इस स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने उत्पादन को और बढ़ाया ताकि कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर अपना आय स्तर को बनाए रखा जा सके। इसने बाजारों में कृषि उत्पादों की आमद और बढ़ा दी और कीमतें और नीचे चली गई। कृषि उत्पादन जो है पड़ी-पड़ी सड़ने लगी और इस स्थिति का आकलन करते हुए आधुनिक अर्थशास्त्री कार्ल लीप ने अपनी पुस्तक द कॉमर्स ऑफ नेशन में लिखा कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों का मूल्य की विकृति जो है 1929 से 32 के आर्थिक संकटों का प्रमुख कारण था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थशास्त्री कार्ल लीप थे, उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? कॉमर्स ऑफ नेशन। ये पूछा जाता है बहुत बार कि कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है या फिर अर्थशास्त्री जो है कार्ल लीप ने कौन सी बुक लिखी थी? कॉमर्स ऑफ नेशन। और उसमें उसने क्या लिखा कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मूल्य की जो है विकृति 1929-32 के आर्थिक संकटों का प्रमुख कारण था। 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने युद्ध से तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। जब स्थिति अच्छी थी तब तक अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्ज तो दे दिया, लेकिन अमेरिका की घरेलू स्थिति में संकट तथा कुछ संकेत मिलने के साथ ही ये लोग क्या है कर्ज वापस मांगने लगे। इससे यूरोप के सभी देशों के समक्ष भी है जो गहरा संकट आ खड़ा हुआ और इसी परिस्थिति में यूरोप के कई बैंक डूब गए। महत्वपूर्ण देशों की जो है मुद्रा मूल्य गिर गई और इससे और बड़ा संकट तब आया जब यूरोप अपने आप का यांत्रिक उत्पादन पर निर्भर कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र में यूरोप का एकाधिपत्य जो है समाप्त हो गया। कनाडा, रूस और औपनिवेशिक देशों से उसे क्या है कड़ी चुनौती मिलने लगी और रूस और कनाडा से सस्ते अनाज को उत्पादित किया, जिसके कारण कृषि आधारित यूरोपीय देश जो है वो तबाह हो गए। अमेरिका में संकट के लक्षण प्रकट होते ही उसने कुछ संरचनात्मक उपाय करने आरंभ किए। आयातित वस्तुओं पर उसने 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया और साथ ही आयात की मात्रा को भी उसने सीमित किया। संकट का धीरे-धीरे अन्य देशों में प्रकट होने के साथ सभी राज्य ये प्रयास करने लगे कि अपने आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं जो है स्वयं के द्वारा ही उत्पादित कर लिया जाए और इस संकुचित आर्थिक अर्थव्यवस्था ने विश्व व्यापार के बाजार जो है आधारित व्यवस्था की है कमर ही तोड़ दी। आर्थिक मंदी में अमेरिका के बाजारों में शुरू हुए सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी निर्णायक रहा। प्रथम महायुद्ध के जो पश्चात अमेरिका की आर्थिक समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे वहाँ के पूंजीपति अपनी अतिरिक्त पूंजी को सट्टा में लगाने के लिए काफ़ी आकर्षित हुए। आरंभ में जो है काफ़ी लाभ हुआ और ये आर्थिक समृद्धि की चरम अवस्था थी और इसके बाद ही वास्तविक संकट शुरू हो गया। जो प्रसिद्ध शेयर बाजार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि वॉल स्ट्रीट के माध्यम से उभर कर सामने आने लगी। आर्थिक मंदी का प्रभाव। इस मंदी का जो है सबसे बुरा असर कहाँ अमेरिका को ही झेलना पड़ा और मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्जे देना बंद कर दिया। दिए हुए कर्ज की वसूली जो है तेज कर दी और किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण जो है बर्बाद हो गए। कर्ज की कमी से जो है कारोबार ठप पड़ गया और इससे बैंकों का कर्ज जो है वापस नहीं चुक पाया। बैंकों ने लोगों के सामानों मकान कार जरूरी चीज़ों को कुर्क कर लिया। लोग सड़क पर आ गए। कारोबार के ठप पड़ने से है जो बेरोजगारी बढ़ गई। कर्ज की नहीं वसूली होने से बैंक जो है बर्बाद हो गया और कई कंपनियां बंद हो गई। 1933 तक 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और लगभग 11,000 कंपनियां जो है चौपट हो गई थी। नया अब इसमें जो है नया शब्द क्या है कि संरक्षणवाद। संरक्षणवाद क्या है कि अपनी वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से उसे बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर ऊंची आयात शुल्क लगाना इसको संरक्षणवाद कहा जाता है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव था कि ये जो है एक जेंटलमैन दिख रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो यहाँ पे एक तख्ती लेके खड़ा हो गया कि हु विल हेल्प मी टू गेट ए जॉब। जैसे हम लोगों की स्थिति है कि जॉब नहीं है हमारी सरकार में, इस तरह वो लोग भी जॉब के लिए तख्ती लेकर खड़े हो गए।
अन्य देशों पर होने वाले आर्थिक प्रभावों में जर्मनी और ब्रिटेन इस आर्थिक मंदी में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। फ्रांस अपने आप को इस मंदी से इसलिए बचा पाया क्योंकि उसने जर्मनी से काफ़ी मात्रा में युद्ध हर्जाना की राशि प्राप्त हुई थी। जर्मनी की स्थिति सबसे खराब रही। युद्ध हर्जाना चुकाने के कारण और प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद से आर्थिक विकास के काल में भी उसकी स्थिति नहीं बदली और 1922 और 1923 ये सबसे जो है खराब 2 वर्ष रहे। उसके मुद्रा मार्क का इन वर्षों में काफ़ी अवमूल्यन हो गया और 1924 के बाद उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ और इस वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसे भारी मात्रा में ऋण प्राप्त हुआ और उससे उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। परंतु 1929 की महामंदी ने उसे पुनः 1919 के वर्ष में पहुंचा दिया। तो 1929 में जो महामंदी आई वो उसको क्या है पुनः 1919 में पहुंचा दिया और क्या हो गया लगभग 60 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। संपूर्ण देश अराजकता में डूब गई और इसका लाभ उठाकर हिटलर अपने आप को सत्तासीन किया। 1929 के बाद ब्रिटेन के उत्पादन, निर्यात, रोजगार, आयात तथा जीवन निर्वाह स्तर इन सब में भी तेजी से गिरावट आई और लगभग 35 लाख जो है लोग बेरोजगार हो गए और इस महामंदी से निकलने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था एक प्रतिकूल संरक्षणवाद जैसे कठोर आर्थिक उपाय किए गए जिससे विश्व व्यापार काफी प्रभावित हुआ। अगर हम महामंदी का भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को देखेंगे तो ये स्पष्ट होता है कि 20वीं सदी के शुरुआत तक वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश की जो है आयात निर्यात घटकर लगभग आधी रह गई और कृषि उत्पादों की कीमत जो है काफ़ी गिर गई थी। इसका उदाहरण ये था कि 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गया। शहरी लोगों की अपेक्षा गांव के लोग इस मंदी से ज़्यादा प्रभावित हुए और कृषि दाम में कमी के बावजूद अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम करने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे किसानों में असंतोष की भावना बढ़ गई और नकदी फसलों को उपजाने वाले किसानों पर इसका प्रभाव विनाशकारी हुआ क्योंकि उनका उत्पादन खर्च बहुत ज़्यादा होता था और उस अनुपात में फ़ायदा नहीं मिलने पर ये महाजनों के कर्ज में डूबते चले गए और इन्हीं सालों में पहली बार भारत से सोने का निर्यात होने लगा जो ब्रिटेन अपने कम हो रहे सोने को पूरा करने के लिए कर रहा था और इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये भी कह सकते हैं कि इस मंदी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व बाजार के आलोक में जो है बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे थे। तो सन 1920 के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ उसमें आर्थिक कारकों या आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान था। 1929 की आर्थिक मंदी को आधार वर्ष मानकर 1920 से 1945 के बीच बनने वाले आर्थिक संबंधों को दो भागों में बांट कर समझ सकते हैं। 1920 से 1929 तक का काल जो है सामान्यतः आर्थिक समुत्थान और विकास का काल था। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व पर से यूरोप का प्रभाव क्षीण हो गया और यदि उपनिवेशों एशिया अफ्रीका पर उसकी पकड़ बनी रहती, लेकिन इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सोवियत संघ ये तीनों देश विश्व की सर्वप्रथम शक्तियों के रूप में उभरे। तो कौन कौन से देश विश्व के सर्वप्रमुख शक्ति के रूप में उभरे? संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के तुरंत बाद का 2 वर्ष जो है वो आर्थिक संकट का काल था। यह संकट मांग में कमी के कारण उत्पन्न हुआ और इन 2 वर्षों में लगभग 1 लाख लोग जो है बेरोजगार हो गए। श्रमिक हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा और 1922 के बाद कुछ स्थिति बदली। वहाँ तकनीकी उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार काफ़ी हुआ, जिसका प्रमाण है 1928-29 में 50 लाख कार की बिक्री हुई और इसी विकास का एक नकारात्मक परिणाम अमेरिका में यह देखने को मिला कि देश की आर्थिक शक्ति और सत्ता कुछ हाथों में और कंपनियों के पास जो है केंद्रित हो गया। आगे है कि सोवियत रूस और जापान इन दोनों देशों ने भी 1920 से 1929 के बीच आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति किया। रूस अपनी नई आर्थिक व्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की, तो उधर जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आक्रामक रूप दे दिया और जिसका शिकार जो है सबसे पहले चीन हुआ। और इस काल में भारत अन्य औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार निर्णायक रूप से हुआ क्योंकि प्रथम महायुद्ध के बाद उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। दूसरा, उस समय शासक देश जो द्वारा किया गया और स्वराज का वायदा है उसको पूरा नहीं कर पाया। तो यहाँ पे एक हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू शब्द के बारे में, न्यू डील। न्यू डील का मतलब होता है कि जन कल्याण की एक बड़ी योजनाओं से संबंधित नई नीति जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया। इस चित्र में देख सकते हैं कि ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है अमेरिका के उस टाइम के राष्ट्रपति थे, उनका चित्र है। आगे पढ़ेंगे कि 1929 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ उसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को कम करना या समाप्त करना था। इस महामंदी की शुरुआत अमेरिका से ही पैदा हुआ जो 1933 तक बना रहा। इसी बीच अमेरिकी राजधानी में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ। क्या हुआ कि
अमेरिका का जो वर्चस्व था महामंदी की शुरुआत में भी अमेरिका में 1933 तक बना था। वहीं इसी बीच अमेरिकी राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ और 1932 में उन्होंने एक नई व्यवस्था जिसे न्यू डील कहते हैं नामक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू किया। और इसमें क्या हुआ कि इसमें जन कल्याण की एक व्यापक योजना शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग में संतुलन लाना। साथ ही साथ जो है मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना भी था। और जन कल्याण के तहत जो था रेल मार्ग, सड़क, पुल, स्थानीय विकास के कार्य के लिए ऋण भी दिया। कृषि क्षेत्र में किसानों की क्रय शक्ति तथा सामान्य आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व के स्तर तक ले जाने का प्रयास किया गया। उधर यूरोपीय देशों में इस मंदी से निकलने के लिए जो प्रयास हुए उसके अंतर्गत सभी सरकारों ने कड़ा मुद्रा नियंत्रण स्थापित किया और कृषि प्रधान पूर्वी यूरोपीय देश जो कि कौन कौन से थे, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया तथा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुए देशों का संघ, देशों ने 1932 में ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया और नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों ने ओस्लो गुट जैसे क्षेत्रीय प्रबंधन किया। तो 1932 में लोजान सम्मेलन हुआ जिसमें जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया ताकि व्यापार बढ़े। और इसी समय फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने पहली बार यूरोप में एक आर्थिक संघ बनाने का सुझाव दिया जो सफल नहीं हो सका। राष्ट्रसंघ के स्तर पर इस संकट के हल के लिए 1933 में जानी में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 67 देशों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में मुद्रा में स्थिरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद की नीति को अंत कर परस्पर व्यापार और सहयोग की नीति अपनाने की बात कही गई थी और जिसका सभी देशों ने समर्थन तो किया लेकिन तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में वो सफल नहीं हुआ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अधिनायकवाद। वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियाँ जो है केंद्रित होती है और वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक की छवि को बनाता है। आर्थिक मंदी के आलोक में यूरोप की राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं। पहला तो है कि एक रूस में स्थापित साम्यवादी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण संपूर्ण विश्व में बढ़ा क्योंकि वही एक देश था जिस पर इस मंदी का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे इसका प्रभाव जो है बहुत बड़ा। दूसरा, इटली तथा जर्मनी में अधिनायकवादी शासन प्रणाली का उत्कर्ष हुआ क्योंकि विश्व के सभी देश जो है आर्थिक मंदी से निपटने में इस कदर उलझ गए थे कि उन दो देशों में उभरने वाली नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों को देख और समझ नहीं पाए। इटली और जर्मनी में लोकतंत्र की विफलता और अधिनायकवादी तथा तानाशाही तंत्र का उदय जो है यूरोप के कई और देशों को अपने लपेटे में ले लिया, जैसे स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूनान इत्यादि। यूरोप में आर्थिक मंदी के बाद उदित होने वाले राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी नीतियों से द्वितीय महायुद्ध का अवसंभावी बन गए। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि 1940 के दशक के बाद जो है कि क्या क्या परिवर्तन आए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।